सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। सबसे पहले ईरान अमेरिकी जंग के बारे में हर रोज की तरह बात होगी। एक बार दोबारा से ईरान का कहना है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी, अपने फंसे हुए पैसे लेने दोहा जा रहे हैं। अभी चल क्या रहा है आपस में? देखिए, वैसे तो टेक्निकली 17 जून को जो एमओयू का के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, उसके बाद से ही मतलब चीज़ें तो क्लियर हैं कि दोनों मुल्क जो हैं, शांति चाहते हैं और एक जो टेक्निकल ये समझौते की जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर वो अब काम करेंगे। और ये जो कतर की जो राजधानी है दोहा, वहाँ पर जो दोनों मुल्कों के जो डिप्लोमेट्स पहुँच रहे हैं, वो भी काम तो यही करेंगे कि वो रास्ता निकालेंगे। इसमें हालाँकि जो ईरान है, ईरान के जो डिप्लोमेट्स हैं, उनका डेलीगेशन है, वो अमेरिका से सीधे बातचीत नहीं करेगा। वो बल्कि मतलब अपन बात करें तो जो बातचीत होगी, वो कहीं न कहीं पाकिस्तान और कतर के ज़रिए वो अमेरिका से बातचीत करेगा। देखिए, अमेरिका से तो जो विशेष दूत हैं स्टीव विटकोफ और जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दामाद हैं जेरेड कुशनर, वो भी दोनों दोहा पहुँच चुके हैं। और इसके इसके अलावा बात करें तो जो ईरान की तरफ से भी जो डिप्लोमेट्स हैं वो पहुँच चुके हैं। देखिए, जो 3 दिन के बीच में जो आपने और हमने देखा था कि थोड़ी गरमा-गर्मी हुई थी, वो उसका असर तो देखो पड़ा है। आप देखिए, जो समुद्री ट्रैकिंग कंपनी है केपलर, उसके जो आंकड़े आए हैं, उनके मुताबिक शनिवार को कुल 29 ही मालवाहक जहाज होर्मुज़ से गुज़रे, जबकि रविवार को ये जो संख्या थी संडे को, ये घट के 12 रह गई थी। तो मतलब उसमें आवाजाही में फ़र्क पड़ा है। अभी जो आवाजाही है वो नॉर्मल नहीं हुई है, बल्कि उसमें घाटा देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड नेशन ने भी जो अपना प्रोग्राम था 11,000 नाविकों को वहाँ से निकालने का, उसको उससे भी बैक ऑफ कर लिया है, वो भी आपको पता ही है। इसके अलावा देखिए, ओमान के बीच में और ईरान के बीच में भी मस्कट में जॉइंट हॉर्मुज़ कमेटी की बैठक हो रही है, वहाँ पर भी चर्चा हो रही है। तो ख़ैर, मतलब दोनों ही आपको पता है कि ओमान और जो ईरान है, वो भी हॉर्मुज़ को लेकर काफ़ी अडिग दिख रहे हैं कि हम इसको हम मैनेज करेंगे। ख़ैर, देखिए, ईरान के जो पूर्व सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला अली खामेनेई, उनका अंतिम संस्कार आपको पता है कि होना है। उसमें बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा शामिल हो सकते हैं। तो ये भी एक खबर आ रही है भारत भारत से। मतलब उम्मीद तो ये थी कि नरेंद्र मोदी या फिर विदेश मंत्री जाएँगे। कम से कम विदेश मंत्री को तो जाना चाहिए था। लेकिन वो खबर मतलब अभी कहा जा रहा है कि शायद एक किसी राज्यपाल को भेजेंगे और एक किसी राज्य मंत्री को भेजेंगे। तो ख़ैर, अभी जैसे ईरान जो दावा कर रहा है, ईरान तो यही कह रहा है कि हमारे 6 अरब डॉलर फँसे हुए हैं। वैसे तो 12 अरब डॉलर फँसे हुए हैं, उनमें से 6 अरब डॉलर हमें जल्दी मिल जाएगा, 50% हमें जल्दी मिल जाएगा। उसी के लिए हम अभी जो बातचीत के लिए चल रहे हैं, उसके लिए जा रहे हैं। हालाँकि जो अमेरिका की जो विदेश नीति है, ख़ासकर इस मामले में, उसके ऊपर भी अलग-अलग राय दिख रहे हैं। अब जैसे एमओयू पे हस्ताक्षर हुआ, उसमें जो वाइस प्रेज़िडेंट जेडी वांस हैं, वो अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं और जो विदेश मंत्री हैं रूबियो, वो अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो मतलब वो दिखता है कि 2 धाराएँ अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है, उसमें भी मौजूद हैं ईरान के मामले को लेकर। ख़ैर, इज़राइल को लेकर भी अलग-अलग राय हैं, वो आपको आपको हमको पता है। साउथ लेबनान में और हिज़्बुल्लाह के साथ के मामले में जो कुछ हो रहा है, वो उसमें भी अलग राय अमेरिका के दोनों पक्षों में दिख रही हैं। ख़ैर, खाड़ी देशों का जो भविष्य है, उसके दोबारा से उसके पुनर्निर्माण को लेकर और वहाँ क्या किस किस्म की पॉलिटिक्स होगी, उसको लेकर भी अभी कोई क्लैरिटी तो है नहीं। ख़ैर, देखते हैं कि ये जो कतर में जो बातचीत होनी है, वो किस किस दिशा की तरफ बढ़ेगी। जी, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़ें तो बात ई-20 की करते हैं। सरकार बोल रही है कि पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाना एक एक्सपेरिमेंट है। असर अगले साल पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा सप्लाई पॉलिसी जारी रखने का आदेश है। कहने का मतलब है कि अभी 20 से प 30 तो कर ही रहे हैं, उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते कहीं अकेला एथनॉल ही ना रह जाए।
देखिए अब यही है कि जो कर्नाटक हाई कोर्ट के एक आदेश आया था जिसमें जो बीपीसीएल थी उसको विंस डिस्टिलरी और शुगर प्राइवेट लिमिटेड से एथनॉल खरीद बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा गया था। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर रोक लगा दी है। अब जो याचिका यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी तो उसमें सवाल ये भी उठा कि भई क्या जो पेट्रोल है, पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण की कोई नेशनल पॉलिसी है या फिर क्या है ये? मतलब कि इस पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ये पूरा मामला क्या है? इसके ऊपर फिर केंद्र सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाने का जो प्रोग्राम है, अभी भी एक्सपेरिमेंट है, इसका पूरा असर अगले साल तक पता चलेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि भई आप एथनॉल 20% मिक्स कर रहे हो, क्या इसके परिणाम आ रहे हैं? तो उसका सरकार को अभी परिणाम भी नहीं पता है। ठीक है, परिणाम तो ख़ैर आपको और हमको पता है, जो रीलों में या फिर जो रियल टाइम यूज़र्स हैं उनको उनसे हमें पता चलता है। मेरा दोस्त है, स्विफ्ट कार चलाता है, वो मुझे छोड़ने के लिए आ रहा था और उसकी गाड़ी की वो बता रहा था कि उसकी गाड़ी की स्विफ्ट गाड़ी की माइलेज पेट्रोल में पहले वो 18 से 20 लेता था, आजकल 15-16 रह गई है। और 2017 मॉडल है वो स्विफ्ट गाड़ी। तो जो स्विफ्ट गाड़ी 18 से 20 माइलेज देती थी पेट्रोल में पहले जी, पहले वाले पेट्रोल में, अब वो 15-16 माइलेज दे रही है। तो खैर वो तो रियल टाइम तो यूजर्स बता ही रहे हैं कि इसका असर क्या है। सरकार को खैर नहीं पता है, सरकार अगले साल बताएगी कि जो 20% एथनॉल पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है उसका क्या असर होगा। खैर मामला आपको पता है, मामला ये था कि भई जो एथनॉल है आज के टाइम पे किस कंपनी से खरीदा जा रहा है, उसमें किन-किन नेताओं के बच्चों का या किन-किन का हिस्सा है, वो आपको और हमको पता ही है, उसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत तो है नहीं। खैर अब ये मामला वहाँ पे था कि जो और कंपनियाँ एथनॉल बना रही हैं, उनसे भी खरीदा जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पे कर दिया है। सरकार कह रही है कि जब हम एथनॉल मिश्रण योजना लेके आए हैं, इससे कहीं न कहीं हमें 1,40,000 करोड़ की बचत हुई है। और भी ई-20 के मामले को बताया, उन्होंने ये भी कहा है कि भई एथनॉल जो है वो बहुत सुरक्षित है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है, प्रदूषण कम होता है, इस किस्म की चीज़ें भी गिनाने की कोशिश सरकार करती रही है। लेकिन इसका असर क्या होगा इसके बारे में कुछ पता सरकार अभी कुछ बता नहीं रही है। और सरकार तो वैसे तो टारगेट भी आप नितिन गडकरी को आप बोलते हुए सुनेंगे तो वो ये सब बातें करते हुए आपको दिख जाते होंगे कि हम इस टारगेट को बढ़ा के 30% कर देंगे। अभी तो 20% मिक्स कर रहे हैं, 2030 तक 30% मिलाएँगे। ई-22 तो ले ही आ चुके हैं वो कि अब 22% मिक्स करने की योजना भी लेके आ चुके हैं। तो ख़ैर असर तो जो गाड़ियों के मालिक हैं उनको दिखता है। सरकार को तो क्या ही दिखेगा। सरकार तो देखते हैं कि अगले साल भी क्या क्या रिपोर्ट पेश करती है, उसके ऊपर भी हमको नज़र रखनी होगी। हाँ, दावे बहुत बड़े-बड़े किए जा रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़ें तो पूर्व संपादक के वोटर लिस्ट में ना होने की और पासपोर्ट रिन्यू ना किए जाने पर विपक्ष ने कहा है कि न्याय का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। कौन-सा आप पूर्व संपादक है ये? आपको मैं बताऊँगा तो आपको भी हैरानी होगी। आप और हम कितन सब जानते हैं कि जो द टेलीग्राफ कोलकाता से अखबार निकलता था, उसके जी, क निकलता है, उसके साबका एडिटर हैं आर राजगोपाल। मतलब भारत की पत्रकारिता में काफ़ी बड़ा नाम रहे हैं आर राजगोपाल। राजगोपाल का जो नाम है वो एसआईआर के दौरान जो मतदाता सूची थी, जो वोटर लिस्ट थी, उससे भी हटा दिया गया और उनके अब जो पासपोर्ट को रिन्यू भी नहीं किया जा रहा है। तो ये जो जी। एसआईआर है, ये अपने आप में कितनी, मतलब आप बात करेंगे कि कितनी दुखद प्रक्रिया है कि एक अखबार के सबसे बड़े पत्रकार का नाम ही, मतलब बंगाल का क्या, अपन को पता है कि टेलीग्राफ भारत के बिग 5 में आता है, बड़े 5 अखबारों में उसका नाम शामिल है भारत के, और उसके ही जी, जो बिल्कुल। संपादक रहे हैं, उनका एडिटर रहे हैं, उनका ही नाम हटा दिया गया है। तो आप सोच के देखिए आम व्यक्ति के साथ क्या ही होगा। मतलब खैर अलग-अलग परेशानियाँ आपको पंजाब में भी, क्योंकि एसआईआर शुरू हो गया तो दिखेंगी। आज पंजाब में तो इवन मोहाली में मैं देख रहा था, तो बीजेपी वालों की और आम आदमी पार्टी वालों की आपस में लड़ाई भी हुई है। जो काउंसलर टाइप के लोग होते हैं, मतलब मौके की हुकूमत, मतलब आम आदमी पार्टी का शायद काउंसलर था, उसके बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लड़ाई हुई है, इस वोटिंग लिस्ट को लेकर ही। तो पंजाब में भी, हरियाणा में भी रोड़े तो पड़ेंगे हर जगह पे। अब खैर चिंता तो ये है ही कि इतने बड़े पत्रकार का भी नाम नहीं है, तो आम लोगों का क्या होता होगा। और उसमें जो राजगोपाल जी हैं, राजगोपाल रामदास, उनका काफ़ी बड़ा नाम भारतीय पत्रकारिता में भी रहा है, इसलिए एडिटर गिल्ड ने भी स्टेटमेंट दी है।
जो जी। अपोजिशन पार्टियों के जो एमपीज हैं उन्होंने भी पत्र लिखा है। खैर देखते हैं कि स्थिति में होता क्या है, लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा कि इसमें बड़े आम लोगों को के पिसने का खतरा तो बहुत ज्यादा है। इवन केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने भी आर राजगोपाल के लिए लेटर लिखा है कि भाई देखा जाना चाहिए कि उनका नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाया गया, उनका पासपोर्ट क्यों नहीं रिन्यू किया जा रहा। तो खैर बड़ी अजीब स्थिति है अभी। जी, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़ें तो पाकिस्तान से बातचीत के समर्थन में नज़र आ रहा है संघ। वैसे संघ के लगातार अलग-अलग जो पहली कतार के लीडर हैं, उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। अभी राम माधव की कथित मुलाकात से भी विवाद बढ़ा है। ये ऐसा क्यों है? अचानक से इनका इतना प्यार कैसे जाग रहा है उस तरफ? देखिए, आरएसएस के तमाम जो बड़े लोग हैं पाकिस्तान से बातचीत रखने की वकालत लगातार कर रहे हैं। आप देखते होंगे इस सिलसिले में जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत या फिर दत्तात्रेय होसबोले हों, उनके बयान भी आपको पता है वो भी चर्चा में हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो ये पूरा मामला गर्म हुआ वो इसलिए गर्म हुआ क्योंकि राम माधव श्रीलंका गए हुए थे। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के होटल में राम माधव की पाकिस्तान के टॉप रैंक अधिकारियों से बातचीत हुई है, ठीक है, और मुलाकात हुई है मतलब। हालांकि राम माधव ने इसका खंडन भी किया है। भारत सरकार भी कह रही है कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो अपोजिशन है वो लगातार मोदी सरकार को इस मामले पे घेर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो आधिकारिक बातचीत लंबे समय से बंद है, आपको पता है, लेकिन श्रीलंका के कोलंबो में आई एक जो कूटनीतिक रिपोर्ट है उसमें भारत के सियासी उसने ही ये सारा मामले को छेड़ा है। जो ब्रिटिश थिंक टैंक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज आईएएस, उसने एक कार्यक्रम के तरफ भारत और पाकिस्तानी डेलीगेशन के बीच 1.5 दिन तक का जो अनऑफिशियल बातचीत का जो मामला है उसको उजागर किया और इसे बैक चैनल बातचीत भी कहा गया। खैर तो इसमें राम माधव शामिल थे और भी कई लोग शामिल थे। और इसके अलावा मतलब आपको पता है जनरल नरवणे की किताब में भी बहुत सारा जिक्र आ चुका है। और उसमें भी ये बात उस किताब में भी बात आ चुकी है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के जो लोग थे वो भी राम माधव से बात करते रहे हैं। खैर तो जो ये बैकडोर जो बातचीत आरएसएस की पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स के साथ चल रही थी, मतलब राम माधव उस हिसाब से भारत सरकार के कोई अधिकारी भी तो नहीं है ना कोई डिप्लोमेट है, ना वो कोई ऐसे चुने हुए कोई मंत्री कैबिनेट रैंक के, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। राम माधव आरएसएस के आदमी हैं। तो आरएसएस बेसिकली जो पाकिस्तान से बातचीत करी थी बैकडोर पे, उसको लेकर अपोजिशन बहुत घेर रहा है। और जो अपोजिशन है वो इसको दोहरा मापदंड कह रही है कि ये एक दोहरा मापदंड है। अपोजिशन ने कहा कि जब भी देश में आतंकी हमले होते हैं बीजेपी विपक्ष पर पाकिस्तान प्रस्त होने का आरोप लगाती है और राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे खुद आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेता पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस इस बीजेपी के इस सद्य राष्ट्रवाद हिपोक्रेसी इसको कह रही है। तो खैर कथनी और करनी में तो स्पष्ट अंतर आपको दिख ही रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि राम माधव का इससे पहले भी कई ऐसे मामलों में नाम आ चुका है। और जो अगर आप बयानों की बात करें तो इसी साल मई महीने में जो दत्तात्रेय होसबोले था, उनका होसबोले हैं जो सरकार वायक है, मतलब जो इनके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं संघ के, उनका भी बयान आया था। उन्होंने भी ये बात कही थी कि बातचीत होनी चाहिए। इसी महीने में जून में मोहन भागवत ने भी ये बात कही थी कि भाई बातें तो होनी चाहिए। और उन्होंने दत्तात्रेय होसबोले के बयान का भी समर्थन किया था, उसका बचाव किया था। तो खैर आरएसएस हालांकि आपको पता ही है कि जो अखंड भारत और जो जो चीजें प्रचार थी उसका भी आपको पता है। और अभी जो बैकडोर जो बातचीत चल रही है उसमें भी उनकी हिपोक्रेसी आपको साफ झलक ही रही है। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो एसआईआर को 1 साल पूरा हो गया है। अवैध प्रवासियों को निकालने के नाम पर जो शुरुआत हुई थी, उसमें अभी तक तो कोई संख्या बता नहीं पाई है। क क मतलब एक हो ना वेरिफाइड अमाउंट हो ऑफ पीपल हो, कितने लोग जो प्रवासी जो अवैध तरीके से भारत में आके बैठे हुए थे, उनको काटा गया, उनको निकाला गया है। काटने से मतलब उनका नाम काटा गया हो।
तो लेकिन नागरिकों के हकों पर लगातार डाका डलता रहा है। हमने देखा है वेस्ट बंगाल में कितना इसको लेकर बवाल हुआ। अभी पंजाब में भी एसआईआर रिसेंटली 25 को शुरू हुई है। अभी हमारे गांव में भी आज ही वैसे चल रहा था सारा प्रोसेस। लोग जाके स्कूल में अपना अपना फॉर्म जमा करवा रहे थे, अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे। ऑल ओवर जो सच में नागरिक हैं भारत के, उनको इससे इस सारे से कितना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या वो सिमिलरली मैटर करता है अवैध लोगों को निकालने के जो कोशिश थी उसके बराबर? देखिए, एसआईआर का 1 साल हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि हर एक राज्य में उन्होंने अलग-अलग नियम बना रखे हैं, अलग-अलग तरीके अपनाए। कोई स्पष्टता है नहीं कि भई मतलब किस किस्म से वोट रखे जाएँगे, किस किस्म से नहीं काटे काटे जाएँगे। 13 राज्यों में ये चला है या चल रहा है अभी भी। उसमें तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं, जिसके ऊपर आप जो बता रहे थे कि जो विपक्ष है, वो हमेशा ये श्योर करता है कि इसमें जो उनके वोटर्स हैं, उनको हटाया जा रहा है। और इसमें देखिए जो एक ये पूरा मामला चल रहा था कि सरकार कह रही थी कि हम एसआईआर इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम जो विदेशी अवैध प्रवासी हैं, उनको निकालना चाहते हैं वोटर लिस्ट से, उनको बाहर करना चाहते हैं। ये सब जी मामला चला बिल्कुल। था। लेकिन अब 1 साल हो चुका है, 13 राज्यों में जाके 5 करोड़ से अधिक वोटों को काट चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने ये सूचना जारी नहीं की है कि भई कितने तो इसमें इल्लीगल माइग्रेंट्स थे। कितने देसी माइग्रेंट थे एक राज्य से दूसरे राज्य वाले, कोई इनके पास डेटा नहीं है, ठीक है? और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अलग-अलग राज्यों में जहाँ पे बीजेपी गवर्न्ड स्टेट स्टेट होता है, वहाँ अलग किस्म से ये एसआईआर कर रहे हैं। जहाँ पे नॉन बीजेपी सरकार है, वहाँ पर ये अलग किस्म के नियमों से एसआईआर कर रहे हैं। तो ये दिख रहा है, मतलब कि अलग-अलग किस्म से ये एसआईआर किया जा रहा है और उसमें जो बिहार में भी ये रोड़ा पड़ा था, महाराष्ट्र में भी रोड़ा पड़ा और ये अब सारा रोला आप देखिए कि ये बंगाल में भी पड़ा और अब पंजाब में भी मेरे को लगता है हरियाणा में भी पड़ेगा। ख़ैर इसके खिलाफ अदालतों में भी विपक्ष गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी। बहुत सारे मामले हुए जो चुनाव आयोग का विरोध भी हुआ, वो सारी चीज़ें आपने और हमने देखी। लेकिन अभी तक मतलब कोई ऐसी स्थिति दिख नहीं रही जिसमें बीजेपी जो है या फिर जो मौके की हुकूमत है, वो कोई क्लैरिटी इस पे पेश करे या फिर चुनाव आयोग कोई क्लैरिटी दे कि अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग नियम क्यों हैं, कितने कौन भारतीय नागरिक हैं, उसका उसका नाम क्या है? अब जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो कह रहे हैं कि एसआईआर में उन्हीं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं जो भारतीय नागरिक नहीं थे। पहली बात तो ये कि भारतीय नागरिक होने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? अभी विवाद भी चल रहा है ना, पासपोर्ट को भी अब ये बोल दिया कि भारतीय नागरिकता प्रमाण नहीं है पासपोर्ट, ठीक है? बिल्कुल। तो अमित शाह कह रहे हैं कि भाई हमने वोट उनके काटे हैं जो जो बेसिकली इस देश के नागरिक नहीं हैं, भारतीय नागरिक नहीं हैं। अब सवाल ये है कि 5 करोड़ वोटर डिलीट किए गए, तो क्या 5 करोड़ अवैध लोग भारत में रह रहे हैं? इसकी क्लैरिटी दें। उनको उनका क्या किया जाएगा उन अवैध नागरिक प्रवासियों का, फिर ये भी बताएँ। जब उनसे ये पूछा गया कि एसआईआर भई बताओ कितने इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं, कितने अवैध प्रवासी हैं, तो उनके पास कोई डाटा नहीं है। फिर 5 करोड़ लोगों के वोट कैसे डिलीट कर दिए? तो मतलब मामला क्या है? मामला है कि ये डिलीट और डिपोर्ट की जो नीति बोल तो रहे हैं चुनावी रैलीज़ में, लेकिन जी। लग नहीं रहा ऐसा और उनके पास कुछ ऐसा ठोस भी नहीं है और देखिए जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें देखना बड़े-बड़े लोग चपेटे में आएँगे। कई बार तो डर लगता है कि मैं खुद चपेटे में ना जाऊँ क्योंकि मैं अपने रोज़गार के लिए अपने गाँव से बाहर रह रहा हूँ, तो मैं जी। लगातार गाँव में फ़ोन करता रहता हूँ कि भाई जब एसआईआर का मामला हो तो ध्यान रखना कहीं मेरी भी वोट ना कट जाए। ठीक है? तो वोट अब क्योंकि जब जब से आर राजगोपाल जी का नाम कटा है, ठीक है? वो एडिटर थे वो टेलीग्राम हम तो फिर भी छोटे-मोटे पत्रकार हैं, तो डर तो हमें भी जी सता रहा है भाई। और मतलब डर बिल्कुल। तो उन ऐसे लोग भी हैं जो विदेशों में पंजाब के लोग नौकरी पेशे के लिए गए हुए हैं, कोई वर्क वर्क वीज़ा पे गया हुआ है, कोई स्टूडेंट वीज़ा पे गया हुआ है। उनके भी उनके गाँव में अगर वोट कट जाएँगे तो पंजाब में पंजाबियों के ही वोट कट जाएँगे, वो भी एक अलग मसला तो मतलब मसला तो फँसेगा। ये जो 1 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है एसआईआर का वो ठीक नहीं है, उसमें हमें बहुत सारी खामियाँ, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। जी। और इससे अगर आगे बढ़े तो बात राम मंदिर में हुए चंदे के चोरी की करते हैं। अयोध्या पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष को नजरबंद कर लिया गया।
ये भी पूरा ड्रामा चलेगा, कभी कोई वहां पर जाके नतमस्तक तो होगा ही, अपनी पॉलिटिक्स भी चमकाएंगे सारे। देखिए, अपोजिशन को तो अयोध्या में घुसने ही नहीं दिया जा रहा। ठीक है, जी। आप देखिए कि कल समाजवादी पार्टी के जो नौजवान थे वो कुछ करना चाह रहे थे, उनको उनको डिटेन करके अयोध्या से बाहर छोड़ दिया गया। कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट थे अजय राय, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था और तकरीबन 1.5 लाख वोटों से हारे, कई राउंड में तो नरेंद्र मोदी उनसे पीछे भी रह गए थे। तो अजय राय बेसिकली कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश में। वो वहां पर गए और उनको जैसे ही वो अयोध्या जाने लगे, उनको पहले डिटेन किया गया। उसके बाद वहां पर जो कांग्रेस के एमपीज थे, किशोरी लाल शर्मा जो सांसद है कांग्रेस के, तनुज पुनिया या उज्जवल रमन सिंह, उन सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, यानी कि उनको पहुंचने ही नहीं दिया गया अयोध्या में। इसके अलावा और भी कई ऐसे लोग दिखे जिनको ऐसे अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया। जो जब अजय राय को डिटेन किया गया तो कई देर तक तो उनका पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पर हैं, कहाँ पर नहीं। तो इसके बाद उनकी जो पत्नी है, उन्होंने भी घबरा के जो रीना राय हैं, उन्होंने भी एक ऑडियो जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि मेरे पति की आवाज़ दबाने के लिए भाजपा सरकार किसी भी हद तक गिर सकती है। पुलिस जीप में ले जाने के बाद हमारे सहयोगियों को गलत जानकारियाँ देकर भटकाया जा रहा है। चढ़ावा चोरी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अगर मेरे पति को कुछ भी होता है तो जिम्मेदार अधर्मी भाजपा सरकार सरकार की होगी। तो मतलब अब अपोजिशन अयोध्या पहुंच ना पाए, उसके लिए वो ऐसे डिटेन कर रहे हैं, पता ही नहीं चलने दे रहे। मतलब उनके परिवार वाले, जो भाई स्टेट प्रेसिडेंट है अपोजिशन का, इतना बड़ा लीडर है, अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, आप उसके मतलब आप उसको ऐसे गायब कर दे रहे हो कि उसके जो सहयोगी हैं, उसका परिवार, उनको भी पता, सही जानकारी नहीं दे रहे कि किस थाने में रखा गया, कहाँ रखा गया, आप उनको गुमराह कर रहे हो। तो स्थिति बहुत नाजुक है अयोध्या में। और अयोध्या में मतलब अब जैसे जो सीसीटीवी की जिम्मेदारी जिसको दी दी गई थी, उसका भी ट्रांसफर कर दिया गया है। तो खैर, और चंपत राय का तो आपको पता ही है कि वो दिल्ली उनको बुलाया गया था, 3 घंटे के आसपास उनकी पूछताछ भी हो चुकी है। तो बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं। मतलब जो राम मंदिर में ये तो क्लियर हो चुका कि बड़ी चोरी हुई है। और हनुमानगढ़ी के जो वहां पर जो लोकल महंत हैं, जो बाबा वगैरह हैं, वो कह रहे हैं कि जो राम मंदिर में जो व्यवस्था हो रही है उसमें दिक्कत है और इसकी जांच तो होनी चाहिए। खैर, ये बड़ी बड़ी गंभीर स्थिति अभी राम मंदिर के चंदे चोरी में बनी हुई है। जी। और हरियाणा में भी तगड़ी सेंसरशिप देखने को मिली है। 15 के करीब ऑनलाइन चैनल्स और 10 एक्टिविस्ट के पेज, फेसबुक पेज ये जट से बंद कर दिए गए। हाँ, आज बड़ी हरियाणा के लिए बड़ी बेचैनी भरी खबरें रही। हरियाणा के जो ऐसे पत्रकार या ऐसे जो चैनल थे, जो हांसी जिले में एक गांव है चनोत, वहां पर किसानों का वहां पर जो गांव वाले हैं वो पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक आंदोलन कर रहे हैं। उसको जो पत्रकार और जो मीडिया चैनल कवर कर रहे थे, उन सबके चैनल बंद कर दिए गए। उस धरने को चला रहे जो एक्टिविस्ट थे, नेता वगैरह थे, उनके भी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उनको बैन कर दिया गया। उनको आईटी एक्ट की जो धारा है, आईटी एक्ट 2000 की जो धारा है 79(3)(b), उसके तहत उन्होंने कहा कि हमने ये अकाउंट बैन किए हैं। भारत सरकार ने ये रिक्वेस्ट भेजी थी फेसबुक और कि इनके अकाउंट बंद कर दिए जाएं, और 30 से ज्यादा तकरीबन जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहां पर बैन कर दिए गए हैं। अब गांव वाले देखिए, कोई सोना चांदी तो मांग नहीं रहे, ना वो कुछ ऐसा मांग रहे हैं, वो पीने का पानी मांग रहे हैं। पीने के पानी को लेकर कल भी हम खबर कर रहे थे कि एक बेसिक नेसेसिटी आप दे नहीं पा रहे हो। तो गांव में उस गांव में पीने के पानी की दिक्कत है। वो पीने के पानी के लिए पिछले 45 दिन से आंदोलन धरने पे बैठे हुए हैं। उनकी आवाज सुनने की बजाय उनके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं या फिर जो चैनल, जो पत्रकार उनको कवर कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स ही ब्लॉक कर दिए सरकार। मतलब सरकार कर क्या रही है? तो फिर तो मतलब आप इसको डिक्टेटरशिप का नाम दे दो, आप अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी बोल दो कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो भी अपने हकों के लिए बात करेगा, उसके हम ऐसे ही फेसबुक अकाउंट या जो उनको कवर करने वाले पत्रकारों के अकाउंट हम ऐसे ही बंद करेंगे। तो क्लियर कर देना, मतलब इसको अनडिक्लेयर भी क्यों रख रही है? तो सरकार की कथनी में करनी में वो तो फर्क दिख ही रहा है। कह अपने आपको ये रहे हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, और जैसे ही कोई अपनी आवाज उठाता है इस लोकतंत्र में, उसकी आवाज दबाने में भी ये सबसे अव्वल दिखते हैं। खैर, देखते हैं कि इस मामले में क्या होगा। मेरी भी बात हो रही थी उन पत्रकारों से, उन एक्टिविस्टों से, तो उन्होंने कहा है कि हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे और कल शायद इस मामले में जो हरियाणा के जो पत्रकार हैं और जो एक्टिविस्ट हैं, वो शायद हाई कोर्ट में कोई पिटीशन डाल दें। जी। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।